नमस्कार साथियों। अच्छे दिन आने वाले हैं ये बात हम आपको नहीं कहेंगे, लेकिन राजनीति बदलने वाली है इसका जिक्र हम आज जरूर करेंगे। संगठन बदलेगा, नेता बदलेंगे, मुद्दे भी बदलेंगे और तो और हाई कमान के तौर तरीके भी बदल जाएंगे। 3 दिसंबर की वो तारीख के कुछ जो राजनीतिक आईना जो है वो पहली बार पिछले तमाम चुनाव की तारीख और उसके चुनाव परिणाम के ऐलान के अनुसार इस बार नहीं बल्कि इस बार की परिस्थितियां तो बिल्कुल ही अलग है। चुनाव प्रचार आज तेलंगाना के भीतर भी थम गया। समूची कैबिनेट दिल्ली लौट आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लौट आए और भारत देश के गृह मंत्री भी आज गृह मंत्रालय पहुंच चुके हैं। तो इन सबों के बीच कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो अलग अलग तेलंगाना के जिलों में गलियों में घूम रही थी, वह भी हवाई जहाज के रास्ते वापस दिल्ली लौट आए। राजनीतिक तौर पर सब कुछ आखिरी क्षणों में तेलंगाना के भीतर झोंक दिया गया, चाहे वह भाजपा हो या फिर वह कांग्रेस ही हो। चाहे सवाल यहाँ पे सबसे बड़ा उठता है कि फिर बदलने वाला क्या है, और जो बदलने वाला है क्या वह इतने बड़े एहसास के साथ है कि आने वाले समय में भारत देश की राजनीति के भीतर भी परिवर्तन होगा। तो फिर यह मान करके आप चलिए कि 3 दिसंबर के बाद जिन परिस्थितियों को आप नए नजरिए से देखना चाहते हैं वह आपको दिखाई देने वाला है। हाईकमान की मौजूदगी दिल्ली के भीतर, भाजपा के भीतर इससे पहले इतनी ताकत और इतनी शिद्दत के साथ कभी होती नहीं थी जो इस समय हो रही है। यह पहली बार है जो संगठन भी हमारे हिसाब से चले, विचारधारा भी हमारे सत्ता के अनुकूल रहेगी। तो कार्यकर्ता हो फिर स्वयंसेवक एक ही कतार में, एक ही लाइन में नजर आएंगे सत्ता को सत्ता में बने रहने और टिकाए रखने के लिए। भारत देश में इस दौर में कोई भी नेता मायने नहीं रखता, पार्टी मायने रखती है, देश मायने रखता है। यही पाठ बार बार पढ़ाया गया। जो भी ध्रुवीकरण वोटों का होगा वह जाति के नाम पर होगा या फिर धर्म के नाम पर हो। जिन जगहों पर वोट अपने अनुकूल अगर हो सकते हैं, मुद्दे दिल्ली ही तय करेगी। कोई नेता अपने आप को इतना कद्दावर न समझे जिससे यह एहसास होने लगे कि दरअसल वह भी चुनाव जिता सकता है, ऐसी कोई परिस्थिति ना हो। इन तमाम बातों का जिक्र किसी और से नहीं बल्कि भाजपा से। तमाम बातों का जिक्र वर्तमान समय में भाजपा के संगठन के, भाजपा के पार्टी को, आरएसएस को, मुद्दों को और हाईकमान की मौजूदगी को संभाले हुए दिल्ली की सत्ता जो है आज तेलंगाना के भीतर से वापस दिल्ली तो लौट आई। लेकिन क्या यह सब कुछ खामोशी के साथ 3 दिसंबर के बाद भी सब नजारा ऐसा होगा? बिल्कुल भी नहीं। यह नजारा आपको बदलता हुआ दिखाई देने लगेगा। आप यह भी कहेंगे कि उसकी खुशबू तो सूंघ ही नहीं पा रहे हैं। फिर दिल्ली की हवा में जितनी घुटन है वह भी घुटन आप कहां महसूस करते हैं? घूरते घूरते आपको यह भी लगेगा कि आओ हवा यही प्राकृतिक तौर पे है। इस पूरी एहसास को जी नहीं पाते कि इसके भीतर जहर किसने घोला। और इस समय में भाजपा के भीतर का जो संकट यही है कि जो लगातार सत्ता में बने रहना और जीत दर जीत और जीत के लिए प्रचार और प्रचार के लिए नारे या नारों को लगाते हुए कैबिनेट मिनिस्टर, तो फिर स्वयंसेवक और कार्यकर्ता की हैसियत ही क्या है। लेकिन 3 दिसंबर की वो तारीख अब भाजपा के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गई है कि क्योंकि उसको पता है कि राजनीतिक जमीन खिसक रही है। और आप याद कर लीजिए, संसद के भीतर एक समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुष्यंत कुमार के 2 लाइन गुनगुनाए थे और यह बात कहा था उस समय कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन ही नहीं, और सबसे कमाल बात यह कि तुम्हें इसका पता ही नहीं। यह जिक्र अपने विपक्ष को लेकर के किया था, कांग्रेस के ऊपर निशाना साधा था नरेंद्र मोदी ने। लेकिन वर्तमान समय में तेलंगाना के भीतर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ये कहते नजर आए कि ना तो बीआरएस को जिताना है और न ही पिछले दरवाजे से कांग्रेस को जिताना है, ये नहीं कहा कि भाजपा को जिताना है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी जब खुले तौर पर इस ऐलान के साथ आज चुनाव प्रचार के आखिरी में यह कहते हुए नजर आए दिखे कि तेलंगाना में बीआरएस को हराना और दिल्ली में मोदी को हराना है, यह संकेत क्या वाकई आने वाले समय की राजनीति का घातक होगा जिसके भीतर सत्ता शर्मा रही है, विपक्ष पूरे उफान पे है। एक पल के लिए जरा आप इसको सुनिए। बीआरएस और बीजेपी एक है। हमारा पहला लक्ष्य
बीआरएस को तेलंगाना में हराने का है, जो रेवंत जी और प्रियंका ने कहा बाय बाय केसीआर करना है। बाय 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 बाय। उसके बाद दिल्ली में चुनाव है, वहां पे नरेंद्र मोदी को केसीआर मदद करता है, एमआईएम नरेंद्र मोदी को मदद करती है। अगर सचमुच में हिंदुस्तान से नफरत मिटानी है तो नरेंद्र मोदी को दिल्ली से हटाना पड़ेगा, अदानी की सरकार दिल्ली से हटानी पड़ेगी। तो यहाँ पर दरअसल राहुल ये शब्द जो यूं ही नहीं कह रहे थे। अगर आप बीते 10 सालों का कच्चा चिट्ठा अगर निकालिएगा तो आपको एक परिवर्तन व्यापक तौर पे देख पाइएगा कि कांग्रेस जो इस समय में मजदूरों, गरीबों और मुफलिसों की जिंदगी जो जी रहे हैं उसके जिक्र कर रहे हैं, दूसरी तरफ भाजपा कॉरपोरेट का जिक्र करने लगे, उसके भीतर हाईकमान संस्कृति आकर के धीरे धीरे समाती चली गई। यह परिस्थिति पहले कांग्रेस के साथ थी, आज भाजपा के साथ खड़ी है। भारत देश के भीतर अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर के जो राजनीतिक अल्पसंख्यक समुदाय के भीतर से निकलती थी उसकी डोर कहीं ना कहीं कांग्रेस थाम लेती थी। लेकिन जरा सोचिए आप कि तेलंगाना, वह भी हैदराबाद, वहां पर भी एआईएमआईएम का साथ नहीं बल्कि खुले तौर पर ऐलान कि दरअसल एआईएमआईएम जो भी ओवैसी जो हैं उनके जो बीआरएस से जुड़ गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी भाजपा से जुड़े हुए, यानी केसीआर और तुष्टीकरण का जो आरोप है कांग्रेस पे लग रहा है। इन दोनों परिस्थितियों के बीच तेलंगाना के भीतर अगर एआईएमआईएम अगर हैदराबाद में नजर नहीं आएगी या नहीं जीत पाती है, मुस्लिम एक ही झटके में शिफ्ट हो जाता है, तो फिर एक राजनीतिक संकेत सिर्फ राजनीतिक को ही नहीं दिखाता बल्कि बदलती हुई पूरी सामाजिक आर्थिक परिवेश में भी इस देश की राजनीतिक सत्ता और समाज के भीतर से निकल करके राजनीतिक करने वाले उन धुरंधरों को भी सिखाता है, बतलाता है जो रियल पॉलिटिक्स करते हैं। वह नैतिक तौर पर उस राजनीतिक के साथ खड़े होना नहीं चाहते जिस राजनीतिक के आश्रय भारत देश की राजनीतिक परिस्थितियों को बदला जा सके। तो फिर क्या मुद्दों को लेकर के भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन भारत देश के भीतर 3 दिसंबर को दिखाई देने वाला है? अगर ऐसा हो रहा है तो फिर भाजपा के भीतर क्या हो सकता है, सिर्फ आप इसकी एक कल्पना भर कर लीजिए। क्योंकि इस समय में आरएसएस के भीतर से लगातार एक ही बात का चुगबुगाहट है कि आप सत्ता संभालते हैं तो संभालिए, लेकिन संगठन हमें संभालने दीजिए। क्योंकि संगठन संभालते समय संघ को इसका एहसास होता है कि आने वाले समय में किस राजनीतिक के समानांतर बराबर किस राजनीति को खड़ा करना है। यानी यह समझिए कि मोदी सत्ता अगर यह समझती है कि आरएसएस राजनीतिक नहीं जानता है तो फिर उन्हें देवरस को याद कर लेना चाहिए, जो जेपी को भी लेकर के इस समय में खड़े हो गए थे जिस दौर में संघ के साथ कोई खड़ा नहीं होता था। अगर आप उस दिशा में आगे बढ़ चुके हैं तो जहां पर युग पुरुष पन्ने पर उतार हुए हैं और आप ही के तमाम लोग जो प्यादों के शक्ल में नजर आते हैं, अगर वो आपको युग पुरुष कहते हैं, जैसे 24 घंटे की पहले जो भारत देश के उपराष्ट्रपति शंकर साहब ने कह दिया कि मोदी युग पुरुष हैं, उन्होंने महात्मा गांधी से तुलना कर डाला। तो एक पल के लिए जरा आप याद कर लीजिए, इमरजेंसी के ठीक बाद जब जनता पार्टी की सरकार बनी हुई थी तो फिर जेपी को भी गांधी के समकक्ष लाकर खड़ा करने की कोशिश जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने किया था। और उस समय भी मोरारजी देसाई जो देश के प्रधानमंत्री थे और अटल बिहारी वाजपेयी जो नुमाइंदगी राजनीतिक तौर पर संघ की उस समय पे कर रहे थे, दोनों ने कहा था महात्मा गांधी से नहीं जोड़ा जा सकता है जेपी साहब को, जयप्रकाश नारायण। और वर्तमान समय में ऐसी परिस्थिति आ गई तो आने वाले समय में फिर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होंगे तो क्या संघ खत्म हो जाएगा, क्या भाजपा खत्म हो जाएगी? क्या यह चिंता है कि जो पहली बार जो भाजपा के भीतर और आरएसएस के भीतर बहुत बड़ी हो चली है? बिल्कुल भी नहीं। यही वह चिंता है जो इस दौर में 3 दिसंबर का इंतजार देश कर रहा है। और उसके भीतर यह एहसास बहुत बड़ा हो चला है कि अगर 5 राज्यों में से भी बीजेपी अगर कहीं भी नहीं जीत पाई तो फिर ऐसी नाजुक परिस्थिति में 2024 में क्या होगा? अगर हमारे पास प्लान बी नहीं होगा, अगर उस दिशा में आगे हम नहीं बढ़ सकते, अब तक चुनाव जीत रहे थे तो सत्ता के अनुकूल भारत देश के भीतर में आरएसएस के वह स्वयंसेवक
जो अलग अलग जिलों को संभालते हैं और जो प्रचारक की भूमिका में अलग अलग जगहों पर जिनकी मौजूदगी मुद्दों को लेकर के होती है, उसको भी सत्ता के लिए परिवर्तन करना होगा। फिर परिवर्तन का मतलब साफ है कि वहां भी ओबीसी स्वयंसेवक की खोज होगी। यह परिस्थिति इस रूप में नाजुक हो जाएगी, यह सत्ता आपके पास नहीं है, विचारधारा हमारे पास नहीं, तो फिर क्या यह राजनीतिक घटनाक्रम भाजपा के भीतर ही बदल रहा है, जो समूची राजनीति को बदलने पर उतारू है। अब जरा गौर कीजिए कि नेताओं की मौजूदगी भाजपा ने छत्रकों के लिए खत्म ही कर दिया। कांग्रेस ने इस समय में छत्रकों को पैदा कर दिया। मध्य प्रदेश के भीतर कमलनाथ है, राजस्थान के भीतर गहलोत है, छत्तीसगढ़ के भीतर बघेल है, लेकिन इन तीनों राज्यों में कोई भी भाजपा का नेता नहीं जो नरेंद्र मोदी के चेहरे के सामने खड़ा होना तो दूर, नाम भी उसका लिया जा सके। तो फिर क्या सिर्फ एक चेहरे के आश्रय पूरे समूचे देश को साधने की जो कोशिशें हुई, क्या वह अब खत्म हो चली है? और 2023 यानी 3 दिसंबर का वो भयावह नजारा जो सामने होगी, जो 2024 में वो अंधेरे में समा जाएगा। जब आरएसएस को 100 वर्ष होंगे, तब तो सवाल यह है कि आरएसएस को अब भाजपा को मथने के लिए तैयार होना होगा। फिर भाजपा के भीतर कद्दावर नेता गडकरी की मौजूदगी हाशिए पर ढकेल दिया जाए, संसदीय दल से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए और कोई एक बात तक न कह सके, और कहने की हिम्मत कहां होगी। संघ अपने तौर पर कुछ कहता भी नहीं। संघ जिनके जरिए कहना चाहता, उन्होंने इस समय में खामोशी बरत ली। और इस कड़ी में एक और जो योगी आदित्यनाथ का जिक्र करना चाहिए। योगी आदित्यनाथ तो यूं ही मुख्यमंत्री नहीं बने थे। जिस समय में अयोध्या को लेकर के भाजपा ने खामोशी बरत लिया था, उस समय में गोरखपुर के भीतर कोई मीटिंग अयोध्या को लेकर के अगर कराता था और आरएसएस के लोग अगर वहां जाकर के शिरकत करते थे, चाहे अशोक सिंघली क्यों ना हो और मोहन भागवती क्यों ना हो, इन लोगों की शिरकत भी अयोध्या के भीतर राम मंदिर को लेकर के गोरखपुर में होती थी। और इनको इस बात का एहसास था कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की बागडोर अगर संभाल लेंगे तो फिर अयोध्या आंदोलन बहुत तीखा और तेज हो जाएगा। इसीलिए आप ध्यान दीजिए कि मनोज सिन्हा शपथ लेते लेते चुक गए, पीछे आरएसएस खड़ा था। आरएसएस तब ताकतवर था, वो जो कहता था वो मानने की जरूरत भाजपा को थी उस समय पे। उस दौर में मोदी इतने मजबूत नहीं हुए थे, उस समय में स्वयंसेवकों की जरूरत मोदी सत्ता को भी थी। लेकिन धीरे धीरे सत्ता ही विचारधारा हो गई और सत्ता ही चुनाव हो गया। चुनाव के नारे ही इस देश के भीतर में वैचारिक सोच को बताने लगे, दिखाने लगे, समझाने लगे। तो इस परिस्थिति के भीतर क्या यह कहा जा सकता है कि 3 दिसंबर के बाद अब नेताओं की मौजूदगी का एहसास जो इस दौर में हुआ वह बदल ही जाएगा, वह परिस्थितियां में परिवर्तित हो जाएगा। वह जो संगठन चलाने और समझाने की परिस्थिति है, जब वो बदलेगा तो फिर भाजपा अध्यक्ष वह भी बदलेगा। और बीजेपी के अध्यक्ष को अगर 2024 के चुनाव तक अगर रखा भी जाएगा तो पीछे से बागडोर कोई और संभाल लेगा। क्या ऐसी परिस्थिति लाई जाएगी? लाई जा सकती है। न सिर्फ नेता, न सिर्फ संगठन, आप ध्यान दीजिए तो मुद्दे भी बदलने वाले और हाईकमान ये अपनी मौजूदगी का एहसास भी बदलाती है। मुद्दों का मतलब साफ है कि ओबीसी और शायद सांप्रदायिक वोटरों के ध्रुवीकरण के लिए हिंदू मुस्लिम का ऐलान, क्योंकि मुस्लिमों को लेकर के एक बहुत बड़ा परिवर्तन अगर लोगों के बीच नजर आ रहा है। खास तौर पर 2 बातों का जिक्र यहाँ पर बहुत जरूरी है। जब 3 दिसंबर यानी 3 तारीख का जब जिक्र करते हैं, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, मसलन तेलंगाना के भीतर 13% मुस्लिमों की मौजूदगी है, लेकिन यह मौजूदगी जो है वो हैदराबाद शहर के भीतर पहुंचेगा, जो ग्रेटर हैदराबाद है वहां पर 30% और हैदराबाद जिले में ये करीब करीब 45% के पास, और पूरे तेलंगाना के भीतर 13%। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर है कि अगर एक पूरा का पूरा सिलसिला देखने का शुरुआत कीजिएगा तो मुस्लिम हमेशा से कांग्रेस के साथ रहा, क्योंकि सामने भाजपा खड़ी थी। ओवैसी की पार्टी एआईएम भी हमेशा से कांग्रेस के साथ रहे, लेकिन 1994 में जब कॉमनवेल्थ क्राइसिस हुआ तो उस समय पे एक बहुत बड़ा सवाल उठ करके आया कि अब अपने तौर पर किस तरीके से एआईएम को और आगे बढ़ना चाहिए। एआईएम साथ ही खड़ी रही और उसके बाद
जब वाईएसआर की सरकार आई और 4% रिजर्वेशन उन्होंने एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट को दिया, तो उसके बाद भी एआईएम लगातार कांग्रेस के साथ रही, लड़ाई भाजपा से लड़ी। लेकिन जिस समय वाईएसआर की मौजूद वहां पे किरण रेड्डी मौत होने के बाद किरण रेड्डी 10/11 को तेलंगाना या फिर कई आंध्र प्रदेश को याद कर लीजिए, उस समय में मुस्लिमों पे हमले हुए और 2011 में एआईएम ने अपने आप को इंडिपेंडेंट तौर पर राजनीति करने की शुरुआत कर दिया। केसीआर को वहां पर वोट मिले, केसीआर के साथ एआईएम खड़ी हो गई, उसमें बहुत वेलफेयर स्कीम की शुरुआत की, उसमें शादी खनाज का निर्माण हुआ, उसमें शादी मुबारक की शुरुआत हुई, गरीब मुसलमानों को 1 लाख रुपया देना, 206 आवासीय स्कूल कॉलेज खोले जाने हो, एआईएम साथ रही और इस चुनाव के भीतर भी साथ है। लेकिन इसके बावजूद इस समय मुस्लिमों के भीतर भी यह सवाल है कि विकल्प के तौर पर भाजपा के लिए इस समय में, चाहे वह क्षेत्रीय स्तर पर हो या फिर राष्ट्रीय स्तर पर हो, कांग्रेस के साथ खड़ा होना होगा। यह सवाल उनके भीतर क्यों रेंग रहा, इसलिए आ गया, इसलिए रेंग रहा कि इस दौर में भाजपा ने सत्ता के लिए जो कुछ भी धाराएं पकड़ ली, उन धाराओं में वो अपने अनुकूल की मानसिकता को लिए हुए 2014 के चुनाव में विकास का जिक्र था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मैनिफेस्टो में अयोध्या और राम मंदिर का जिक्र नहीं था। लेकिन 2019 आते आते परिस्थितियां बिल्कुल बदल गई और इन बदली हुई परिस्थिति के भीतर दिल्ली की सत्ता का राजनीतिक मिजाज भी बदल गया। 2014 के मोदी 2019 के बाद के मोदी नहीं है, तो फिर क्या 2024 के मोदी अब बिल्कुल भी अलग मोदी हो गए? यही वह सवाल है जो आरएसएस को डरा रहा है, भाजपा के भीतर एक डर पैदा कर रहा है। अगर राजनीतिक तौर पर पीएम मोदी को ही भाजपा मान लिया जाए, बीजेपी मान लिया जाए, तो फिर बीजेपी की हार मोदी की हार है, मोदी की हार बीजेपी की हार है। इससे पहले बीजेपी जिस रूप में मौजूद थी और मेन स्ट्रीम के सहयोगियों के साथ वो खड़ी हो जाती थी, क्या इस दौर में इतनी दूरी हो गई कि वो तमाम छत्रक मिलकर के एनडीए अलायंस बनाते हैं, अगुवाई करते हुए कांग्रेस दिखाई देता है? क्या एक ऐसी परिस्थिति है? फिर राजनीतिक तौर पर यह परिस्थिति इस दौर में बन चुकी है। लेकिन अब यहां पर सवाल उठता है कि 2024 में जाने की दिशा में जब कदम आगे बढ़ेंगे, तो क्या वाकई संगठन के ऊपर अब नकेल आरएसएस की आ चुकी होगी, या आरएसएस संगठन को संभालने की स्थिति में आ जाएगी, या फिर यहां पर भी एक झगड़ा नया शुरुआत होगी, ताकत का झगड़ा, सत्ता का झगड़ा, इस बात का झगड़ा कि अगर हम नहीं तो कोई नहीं, और हम नहीं तो कोई नहीं, तो फिर कांग्रेस आ गई तो आरएसएस के जीना मुहाल हो जाएगा। क्या इस बात का जिक्र किया जाएगा? भाजपा के भीतर जो पुराने कद्दावर नेताओं की पूरी लिस्ट है, उस छत्रकों की तौर पर उनकी मौजूदगी हो, या फिर दिल्ली में वो बैठे हुए हो, उनको इस बात का एहसास अब हो गया है कि आपके पास बिहार में कोई चेहरा नहीं है, आपके पास महाराष्ट्र में कोई चेहरा नहीं है, आपके पास पंजाब में कोई चेहरा नहीं है। इन 3 जगहों पे गठबंधन था, तीनों गठबंधन टूट चुके हैं। और बाला साहब ठाकरे जो थे, जब साथ आए थे तो हिंदू हृदय सम्राट के आश्रय आए थे, और जब देवरस हुआ करता था, जब स्वयं संचालक तो उनके निमंत्रण पर एक समय नागपुर भी पहुंचे थे, उस शिवसेना को तोड़ डाला गया, उस शिवसेना को दरकिनार कर दिया गया, और जिस विचारधारा के आश्रय या जिस राजनीतिक जमीन के आश्रय मजबूत बनाने के लिए भाजपा आगे बढ़ रही थी, वह एक ही झटके में चरमरा गई। उसकी धड़कनें रुकी नहीं, उसमें टूटा फूटा साफ दिखाई दिया। लेकिन सत्ता भाजपा के पास थी, इसकी भागीदारी इसके बावजूद भी नहीं थी भाजपा की। तो फिर क्या राजनीतिक संकट इन 5 राज्यों के चुनाव परिणामों के साथ अब बहुत बड़ा हो जाएगा? और इसी का डर इस समय में भाजपा में समाया हुआ, आरएसएस में समाया हुआ है, विकल्प के तौर पर। और नेताओं को भी वह भाप रही है, माप रही है। दिल्ली में बैठे हुए चाहे गडकरी हो, चाहे उत्तर प्रदेश के भीतर बैठे हुए योगी आदित्यनाथ ही क्यों ना हो, दोनों अलग अलग राजनीतिक धाराएं भी है, दोनों को अलग अलग राजनीतिक पहचान भी है, और दोनों धाराएं हाशिए पे है दिल्ली की सत्ता के सामने। और दिल्ली की सत्ता की जो हैसियत है, वह इस समय संविधानिक ताकत को समेटे हुए इस देश के भीतर की नौकरशाही कहे या फिर संस्थानों की ताकत के आश्रय खुद को सत्ता में बनाए रखते हुए सत्ता के उपभोग की स्थिति है। क्या इस बात का जिक्र आरएसएस के भीतर हो रहा है? हाँ, हो रहा है। इस बात का जिक्र क्या भाजपा के भीतर होता है? तो बिल्कुल होता है। लेकिन बोलेगा कौन
और बुलवाएगा कौन? ये संकट लगातार कई महीनों से चल रहा है और उस दिशा में कोई कदम आगे बढ़ाना चाहता नहीं, चाहे वो कितना भी कद्दावर नेता क्यों ना हो, यहां तक कि राजनाथ सिंह ही क्यों ना हो, वो भी बचते हैं। गडकरी काहे बगाहे कुछ कहते हैं, लेकिन उसके बाद जो है वह अकेले कितनी दूर तक चले और कितनी दूर तक खड़े हो। इस समय में नौकरशाही हावी होती, मंत्रालयों के भीतर वो नौकरशाही नहीं जो संस्थानों में डायरेक्टर के पद पर, वो नौकरशाही जो मंत्री बन गए, जो रिटायरमेंट के बाद अपने ग्रेजुएटी और पेंशन को देखती है, वह देश को संभालने का मौका मिल गया तो उसमें कोई कोताही नहीं बरती। देश के संभालने को लेकर के हम कह सकते हैं, लेकिन उसकी अपनी राजनीतिक जमीन, उसके अपने राजनीतिक सरोकार जनता के साथ नहीं होती। देश के विजय विदेश मंत्री हो, फिर अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हो, क्या उनकी भागीदारी है भारत देश के अंदर लोगों के साथ जुड़ाव को लेकर के? वो तो नौकरशाह तब भी थे, अब भी हैं। क्यों ऐसी परिस्थिति आ गई भाजपा के भीतर, जहां पर 3 दिसंबर के बाद यह परिस्थितियां बिल्कुल दिखाई देने लगी और लगा ऐसा रहा आज कि ऐसा होगा? उसका कारण एक है, राजनीतिक तौर पर बदलते हुए मुद्दे और ओबीसी का राग कल तक जिस तेजी और तेवर के साथ नरेंद्र मोदी उठाते थे और भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह रहते हुए कहने से नहीं चुकराते थे कि ओबीसी का नेता सिर्फ एक ही है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। उस समय में इस देश के भीतर ओबीसी को लेकर के राहुल गांधी निकले हुए थे। फिर मंडल से निकली हुई पार्टियां भी उतनी मुखर नहीं हुई जितनी कांग्रेस हो गई। कारण सत्ता चाहिए, और सत्ता चाहिए, और जब इस दिशा में सबको ही आगे बढ़ जाएंगे तो इस देश के भीतर विचारधारा खोजी जाएगी, और विचारधारा अब किसी के पास नहीं। आरएसएस जो विचारधारा को लेकर के खुद को सामाजिक सांस्कृतिक संगठन के तौर पर खड़ी करती रही, मानती रही, कहती रही, बतलाती रही, परिभाषाएं गढ़ती रही, वह भी इस समय में एक लिहाज से यह कहे तो बहुत साफ नेकेट हो। एक ऐसी परिस्थिति है जो इससे पहले भाजपा के भीतर कभी भी नहीं थी। आप दूसरी लाइन की नेताओं की लाइन का जो नाम नहीं ले सकते, दूसरे नंबर की नेता का नाम ले सकते हैं, शाह। उसके बाद एक, जरा ध्यान दीजिए, तेलंगाना वो राजनीतिक प्रयोग था जहां भाजपा के पैर पीछे आए और सत्ता के समीकरण के बैठाने में और खाली जगह को एक झटके में कांग्रेस ने भर दिया और भाजपा देखती रहेगी। उसे समझ ही नहीं आया अब क्या करे, भाजपा को समझ ही नहीं आया कि अब क्या करे। जो राज्य के भीतर एक चुनाव जीतने को लेकर के समीकरण बैठाने की स्थिति में भाजपा नहीं कुछ कर पाती है और कांग्रेस बहुत आगे निकल जाती है, तो फिर जरा सोचिए आप 2024 को लेकर के सियासी तौर पर भारत देश के भीतर क्या होने वाला। 5 चीजें आप याद कीजिए। नेताओं के भीतर परिवर्तन अब 2003 के बाद 3 दिसंबर के बाद 2024 के लिए भाजपा के भीतर नजर आएगा। संगठन आरएसएस संभालने लगेगा, यह भी दिखाई देगा। जो मुद्दे मुस्लिमों को लेकर के, ओबीसी को लेकर के चलता है, उसमें बहुत व्यापक बदलाव होगा। हाईकमान जो अपने तौर पर सबके ऊपर ताकत रखती थी नकेल कसने की दिल्ली में बैठ करके, उसके भीतर भी परिवर्तन आएगा। और आखिरी सवाल, जो भाजपा के भीतर के नेताओं की एक पूरी लिस्ट है, जो आरएसएस के भीतर सोचने समझने वाले लोग हैं, यह दोनों के दोनों अब तक इंतजार अयोध्या राम मंदिर के भीतर प्राण प्रतिष्ठा का कर रहे थे, लेकिन 3 दिसंबर के हालात बताते हैं कि तैयारियां बदलेगी, स्ट्रेटेजी बदलेगी। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।